द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर, सबसे अच्छा मेजर है मतलब तरीका है पॉपुलेशन डेंसिटी को नापने का। समझ में आया? लेकिन इन सम केसेस, कुछ केसेस में आइदर इट इज मीनिंगलेस, या तो ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का। मैंने बताया बरगद का पेड़ एक है, बनियान ट्री है, उसमें उसकी शाखाएं इतनी बड़ी हो गई हैं कि जमीन में चली गई हैं, तो आपको लगेगा कि वो तो कई पेड़ हैं, एक्चुअली वो एक पेड़ होता है। ठीक, तो मीनिंगलेस हो जाता है या बहुत कठिन हो जाता है डिटरमाइन करना, उसको पता लगाना, नहीं पता लगा पाएंगे आप। ठीक है, अगर किसी एरिया में 200 कैरेट ग्रास है, 200 कैरेट ग्रास पार्थेनियम, ठीक है, बट ओनली ए सिंगल ह्यूज बनियान ट्री, और एक बनियान ट्री सिंगल है, तो क्या होगा वहां पर? आपके हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? किसकी ज्यादा होनी चाहिए? पार्थेनियम की, क्योंकि 200 है। देखा है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द बनियान ट्री लो होगा। किसके हिसाब से? कैरेट के ग्रास के हिसाब से, पार्थेनियम के हिसाब से, क्योंकि वो 200 है, बनियान ट्री क्या है? एक है। लेकिन होता क्या है, यहां इस केस में हम परसेंट एरिया कवर लेते हैं। किसका एरिया ज्यादा है, किसका एरिया ज्यादा है, वहां नंबर नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, एक बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, उसके नीचे बहुत सारे क्या है? पार्थेनियम है, तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी। तो यहां इस केस में किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है? बनियान ट्री की, भले वो एक है और पार्थेनियम कितने हैं? 200 हैं, लेकिन क्योंकि उसका एरिया बहुत ज्यादा। देखिए, इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को मेजर करने के लिए जिसका बायोमास ज्यादा होगा या जिसका परसेंट कवर ज्यादा होगा। ठीक है, आगे लाइट ना आ गया, नहीं आया ना, फैन ऑफ कर दें। ओके, ठीक है। जिसका एरिया ज्यादा है या जिसका बायोमास, जाहिर सी बात है कि 200 पार्थेनियम का वजन तोड़ लीजिए और एक बरगद के पेड़ का वजन तोड़ लीजिए, तो किसका ज्यादा आएगा? बनियान ट्री का आएगा ना। पार्थेनियम ग्रास छोटी छोटी, इतनी बड़ी हाइट की, ठीक है, कैरेट ग्रास होती है। या एरिया अगर देखेंगे तो एरिया किसका है? जितना बड़ा बनियान ट्री का एरिया जितनी दूर में फैला हुआ है, उतनी दूर में 200 पार्थेनियम ग्रास थोड़े एरिया में आ जाएंगे। उसका एरिया अकेला है लेकिन बहुत दूर तक उसका एरिया, ठीक है, काफी एरिया कवर किया है। तो वहां उस केस में हम परसेंट बायोमास लेते हैं। समझ में आया? इसको पूरे को समराइज करके आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी जो मैं बता रहा था आपको वो लिख लीजिए। देखिए देखिए, ये चला गया ना? हाँ, चला गया ना, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा, एक बार और कर दें, अब इसको हटाए ना। देखिए, जो मैंने बताया था मेथड्स, बताया था आपको ना, मेथड्स टू मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी, यही तो बता रहे थे ना। कौन कौन से तरीके हैं? पहला मेथड कौन सा बताया था? बाय काउंटिंग द नंबर, नंबर को काउंट करके, ठीक। और दूसरा अदर मेथड में लिखिएगा, सेकंड था बाय काउंटिंग नंबर, बाय काउंटिंग नंबर, नंबर काउंट करके। सेकंड में है अदर मेथड्स, और अदर में कौन सा है? अदर मेथड्स में है कि या तो आप रिलेटिव काउंटिंग, अदर में लिखिएगा, एक है रिलेटिव मेथड, ठीक है, ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग करने का एक रिलेटिव मेथड, डायरेक्ट काउंटिंग नहीं करते, ठीक है, रिलेटिव काउंटिंग कराते हैं। एग्जांपल होगा इसका फिश, काउंटिंग एंड पॉन्ड। अगर आप पॉन्ड में फिश की संख्या काउंट करना चाह रहे हैं, ठीक, तो ये है रिलेटिव काउंटिंग। या बैक्टीरिया काउंटिंग, बैक्टीरियल काउंटिंग, बैक्टीरिया को काउंट कर रहे हैं, वो भी रिलेटिव समझ लीजिए। जैसे क्या है, फिश पॉन्ड में, तालाब में कितनी मछलियां हैं, ये कैसे पता लगेगा? तो इसको पता लगाने के लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम एक सिंगल कैच फेंकेंगे, या नदी है या समुद्र है, एक जाल फेंकेंगे,
उस एक जाल फेंकने में जितनी मछलियां आ जाएंगी, ठीक है, मान लीजिए 100 आ गई, तो कितने एरिया में आपने जाल फेंका था, सिंगल कैच किया था एक बार में, कितने एरिया में, ठीक, उसमें कितनी आई, तो एरिया तो आपको पता होगा ना कि इतने एरिया में हमने फेंका, उसी हिसाब से आप पूरा पॉन्ड का एरिया काउंट कर लीजिए कि पॉन्ड का पूरे का एरिया कितना है। तो एक कैच में इतने एरिया में इतनी मछलियां आई, तो उस पूरे में कितनी आएंगी, कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। ये होता है रिलेटिव काउंटिंग मेथड, समझ में आया। दूसरा है बैक्टीरियल काउंटिंग। बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए हम क्या काउंट करते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी को काउंट करते हैं। क्या काउंट करेंगे, बैक्टीरियल कॉलोनी को काउंट करते हैं, ठीक है। हम एक बैक्टीरिया काउंट नहीं करेंगे। ये देखिए एक प्लेट है, उसमें अगर ये बैक्टीरिया की 3-4 कॉलोनी है और कहीं पर कॉलोनी की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या है, ज्यादा है, ठीक। तीसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, देखिए लाइन टाइगर की आप पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे काउंट करेंगे, टाइगर के सामने जाके उसको काउंट कर लेंगे कि कितने टाइगर हैं, हाँ, वो आप ही को खा जाएगा, वो आप ही को खा जाएगा। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करने चले गए तो उसी को पकड़ लेगा। तो कैसे काउंट करेंगे, वो होता है टाइगर की सेंसस। टाइगर की जब जनगणना की जाती है तो उसमें कई चीजें देखी जाती हैं, उनका पग मार्क्स, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में एग्जांपल लिखेंगे, फॉर टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस के लिए क्या देखते हैं, काउंटिंग पग मार्क्स, पैरों के चिन्ह देखते हैं, कितने उनके चिन्ह आए, ठीक है। ये तो पता लग जाता नहीं कि टाइगर के पैर का चिन्ह होगा, इतना तो आइडिया होता है साइंटिस्ट को कि ये टाइगर के पैर का पग मार्क्स से किसी और का है, तो उस एरिया में कितने पग मार्क्स उनको काउंट करके, या फिर काउंटिंग द फीकल मार्क्स, काउंटिंग फीकल पैलेट, फीकल जो पैलेट होता है, जो उनका फीसिस होती है, उसको काउंट करके, अनडाइजेस्टेड फूड जो पास आउट होता है उसको काउंटिंग करके कितनी फीसिस हैं, ठीक है, तो उतने टाइगर होंगे उस एरिया में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ फीसिस ये जो है ये फ्रेश फीसिस देखी जाती है, ओल्ड नहीं देखते हैं, क्योंकि वैसे तो देखा जाएगा तो बहुत सारी फीसिस होंगी, ठीक। कितनी फ्रेश फीसिस हैं, तो मान लीजिए 10 फीसिस हैं, तो एक टाइगर का एक होगा, ये माना जाता है। तो टाइगर की पॉपुलेशन ऐसे काउंट करते हैं। अगला जो टॉपिक दिया देखिए, अगला है पॉपुलेशन ग्रोथ, मिला आपको, ठीक। देखिए ये वाला टॉपिक देख लीजिए, ये यहां पर आपको देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ टॉपिक देख रहे हैं। साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। पहले इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये लाइन समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सबके पास बुक है, इसी में से देखते रहिए, मैं इसी में से समझा रहा हूं आपको, ठीक। देखिए इस लाइन को, साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी फिक्स नहीं होती है। स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड है, यहाँ पर स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, तो ये फिक्स्ड नहीं होती, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कहीं दूसरी जगह हो सकता है बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा संख्या लोगों की, ठीक है। एक जगह बरगद के पेड़ है, बहुत कम संख्या में, कहीं हो सकता है बहुत घने हो, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया टू एरिया बदलती रहती है, और सीजन टू सीजन भी बदलती है। मौसम के हिसाब से जीवों की संख्या भी क्या होती रहती है, घटती और बढ़ती रहती है। जैसे बारिश के मौसम में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फंगस बहुत ज्यादा हो जाएंगे,
तो पॉपुलेशन डेंसिटी उनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसी बारिश खत्म हुई तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम। तो एरिया के हिसाब से चेंज होती है और सीजन के हिसाब से बदलती है। तो वही लिखा है कि नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, एक फिक्स पैरामीटर नहीं है ये, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं इट कीप चेंजिंग, लिखा ना, ये बदलती है। कैसे बदलती है, बहुत सारे फैक्टर हैं, तो इसकी एक हेडिंग बना लीजिएगा कि हाउ टू चेंज पॉपुलेशन डेंसिटी, ये लिख लीजिएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी अफेक्टेड बाय, पॉपुलेशन डेंसिटी किस चीज से अफेक्टेड होगी, प्रभावित होगी, मतलब फिक्स नहीं होती ना, वो बदलती है। तो किस चीज से वो अफेक्ट हो सकती है, देखिए पहला है टाइम के हिसाब से। मैंने बताया हर समय एक जैसी पॉपुलेशन नहीं रहती है, पॉपुलेशन समय के हिसाब से बदलती है। तो पहला है टाइम एंड एरिया, टाइम एंड एरिया, एरिया चेंज होगा और समय बदलेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी बदलेगी, समझ आया। क्योंकि हर समय अलग अलग क्लाइमेट रहता है, जैसा क्लाइमेट रहेगा उस हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी रहेगी। दूसरा है फूड अवेलेबिलिटी, दूसरा क्या है, फूड की कितनी उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी कितनी है, ये चीज समझ रहे हैं। भोजन उपलब्ध है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, भोजन उपलब्ध नहीं है तो फूड क्या होगा, ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, खाने बिना सब मर जाएंगे, समझ में आया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी। तो कितने फूड उपलब्ध है उस पर भी निर्भर करता है, ठीक। और तीसरा है प्रेडेशन प्रेशर, थर्ड है अभी जो बता रहा था, प्रीडेशन प्रेशर कितना है, वहां पर प्रीडेटर्स कितने रह रहे हैं, ठीक। तो प्रीडेटर्स ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है। कंपटीशन कितना है, कंपटीशन कितना है, लोगों के बीच का कंपटीशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी जाहिर सी बात है घट जाएगी। तो कई चीजें देखिए, प्रेडेशन प्रेशर है, एडवर्स वेदर है, मौसम के हिसाब से भी होता है। चौथा पांचवा लिखिएगा कि एडवर्स वेदर, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, क्योंकि समय के हिसाब से मौसम भी बदलता है। तो दोनों चीज लगभग एक जैसी है, टाइम लिखा है ना उसी में ये भी है, वेदर इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, बदलती है। बदलेगी क्या, या तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा या तो घटेगा। बढ़ेगा तो बोलते हैं ये फ्लरिश हो रहा है, फ्लरिश का मतलब बढ़ना, फलना फूलना, ठीक। और डिक्लाइनिंग का मतलब होता है घटना, लिखा ना, या तो बढ़ेगा या वो घटेगा। अब कोई भी रीजन हो, लिखा वेदर माइट अल्टीमेट एनी रीजन, डेंसिटी इन ए गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग द पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू द चेंज इन बेसिक प्रोसेस, कोई भी इसमें से कोई भी कारण हो, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी घटने या बढ़ने का कोई भी कारण हो, लेकिन इसके अलावा मेन जो चार प्रोसेस है ये तो कारण है। और मतलब किन चीजों से पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है और बढ़ती है, वो कैसे घटती है बढ़ती है उसके घेरे हैं बताए गए हैं, कैसे घटेगा या बढ़ेगा, समझ में आया। ये तो उसके पर्टिकुलर रीजन, लेकिन घटेगी बढ़ेगी, कैसे घटेगा बढ़ेगा वो समझाया गया है। फोर बेसिक प्रोसेस, हेडिंग लिख सकते हैं, बेसिक प्रोसेस, ठीक, ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं लिख दे रहा हूं उसको हटा करके, बेसिक प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, या प्रोसेस लिखिए, बेसिक वाला तो आगे है। पॉपुलेशन डेंसिटी के जो है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी जब होती है तो कितने प्रोसेस होते हैं, ठीक। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी फैक्टर ही है, समझ में आया। तो इसमें चार चीजें हैं, देखिए नेटेलिटी है, पहला कौन सा लिखा गया है, नेटेलिटी, ठीक। सेकंड है मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, उसके बाद इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, और नेक्स्ट है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, ठीक है। नेटेलिटी का मतलब क्या है, बर्थ रेट, नेटेलिटी क्या होती है, बर्थ रेट ही है। मोर्टेलिटी क्या है, डेथ रेट, ठीक है, समझ में आया।
लिखा ना, नेटेलिटी इज द नंबर ऑफ द बर्थ गिवन इन गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर समय में कितनी बर्थ हुई, ये है नेटेलिटी, और कितनी डेथ हुई, ये है मॉर्टेलिटी। समझ में आया? तो और इमिग्रेशन क्या होता है? किसी पॉपुलेशन में बाहर से जो इंडिविजुअल आते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमिग्रेशन, और यहां से कोई बाहर चला जाएगा, वो है एमिग्रेशन। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एमिग्रेशन। तो इसमें से चार हैं, चार में से जो ये नेटेलिटी और इमिग्रेशन ये पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, और मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाते हैं। समझ रहे हैं नई चीज? आगे के डायग्राम में देखिए दिया हुआ है ये। देखिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यहां दिया देख रहे हैं, इस वाले पर देखिए, इसको यहां से देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी एन से, नेटेलिटी बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी डेथ रेट। अगर जन्म दर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, प्लस लिखा है ना, प्लस करेगा। मृत्यु दर अगर ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है, मतलब इससे बढ़ेगा और इससे घटेगा। और इमिग्रेशन, IMMI इमिग्रेशन होगा, मतलब बाहर से कोई इंडिविजुअल आता है तो इमिग्रेशन होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? प्लस, इंक्रीज करती है, और यहां से कोई एग्जिट करेगा, एमिग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी घटती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, उसमें स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अगर इतने लोग हैं, यहां बाहर से कोई जानवर आ जाए तो संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ेगा। बताइए क्यों? कोई जानवर आके बैठ जाए यहां पर तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी। हाँ, हमारी पॉपुलेशन का नहीं है ना, वो अलग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब एक टाइप, एक सिंगल स्पीशीज का जीव होना चाहिए, उसी का ही। ठीक है? किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज का अगर इंडिविजुअल आता है या वहां से जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी स्पीशीज अलग है। ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, सेम स्पीशीज आनी चाहिए। ह्यूमन है तो ह्यूमन की स्पीशीज बढ़नी चाहिए, तभी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी। ठीक है? जंगल है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें। उसमें क्या है, प्लांट भी हैं, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल भी हैं। ठीक? तो अगर मान लीजिए कि कहीं टाइगर की पॉपुलेशन है, ठीक, तो उसमें अगर कोई दूसरा जानवर डेथ या आ जाता है तो उससे पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीशीज सेम होनी चाहिए, तभी फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन दिया है, देखिए इसी में नीचे देख रहे हैं, एन टी इक्वल टू एन टी प्लस वन, एन टी बी प्लस वन। ये समझ लीजिए, देखिए क्या है, इसको देखिए, ये है एन टी प्लस वन लिखा ना। एन टी प्लस वन का मतलब टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, वो डिसाइड होता है कि उस समय पॉपुलेशन डेंसिटी एन टी पर जो थी, इनिशियल जो थी एन टी है। ठीक है? शुरुआत में मान लीजिए 10 लोग थे, अब उसमें बर्थ कितने हुए, बच्चे आ गए 2 बच्चे, बाहर से कोई एक आ गया, एक बढ़ गया 3, मतलब 2 बर्थ हुई, एक इमिग्रेशन से आया 3 हो गया। तो जितना बढ़ता है और कितने घटे, घटने वालों में डेथ और इमिग्रेशन से घटेंगे, तो जितने बढ़े और उसमें से जितने घटे उनको क्या करेंगे, जो माइनस कर रहे हैं उनको उसमें से माइनस किया जाएगा। ठीक? ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीज है। तो ओवरऑल जो निकल करके आएगा
प्लस माइनस करने के बाद में उसमें किस चीज को प्लस करेंगे, शुरुआत में कितने लोग थे, शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी उसको प्लस कर देंगे। ठीक, तो टाइम आफ्टर टाइम टी आ जाएगा कि ये कितनी हो गई। समझ रहे हैं ये चीज? ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग थे पॉपुलेशन में, नेटिलिटी बर्थ हुआ 10 लोगों का, ठीक है, डेथ हुआ 3 का, एमिग्रेशन हुआ कितने का, मान लीजिए 40 लोग आ गए और एमिग्रेशन में 50 चले गए, तो कैसे निकालेंगे, 100 थी स्टार्टिंग में ना, 100 प्लस करेंगे। अब बढ़ने की कितना बढ़ा, तो बढ़ाता कौन है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये और ये 40 और 10 50 हुए बढ़ोतरी में, 50 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे क्या चीज, एमिग्रेशन और मॉर्टेलिटी को, ये कितना है 50 और 3 53। ठीक, तो जब ये माइनस होगा तो कहां से घटाओगे, 50 ये है और 3 मर गए, 50 बाहर चले गए, टोटल माइनस हुआ पॉपुलेशन से 53 का, 53 माइनस हुए ना, आए कितने, चाहे जन्म से आए चाहे कहीं से आए, तो आए इसमें 10 और 40 50 आए, तो 50 आए, ठीक, 100 थे टोटल, इसमें से 53 क्या हो गए, हट गए, तो 53 हट गए तो माइनस का 3 हुआ ना यहाँ पर, माइनस के 3 प्लस जो आया रिजल्ट, तो 100 में से माइनस के 3 हो जाएगा। भाई कुछ प्लस हुए और कुछ लॉस हो गए, तो ओवरऑल रेट जो देखेंगे ओवरऑल वो माइनस के 3, तो मतलब 3 का लॉस आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहाँ बढ़ोतरी नहीं हो रही पॉपुलेशन में, यहाँ 3 कम हो गए, 3 क्या हो गए, कम हो गए, तो 100 में से 3 को आप माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस करके माइनस के 3 आएगा। समझ में आ रहा है? आगे एक लाइन लिखी गई है, इसमें देखिए यहां से पढ़िए, ये लाइन देख रहे हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन, यहां से देखते रहिए सब लोग, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर नॉर्मली आप देखेंगे, नॉर्मली तो बर्थ और डेथ ये 2 मेन क्या है, फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करते हैं, असर डालते हैं उस पर, बर्थ और डेथ रेट, ठीक है। लेकिन कहां गया, बर्थ एंड डेथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। द अदर 2 फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, जो 2 फैक्टर और हैं, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, देख रहे हैं ना, ये असर कब डालते हैं, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज करते हैं। ठीक, कैसे चेंज करेंगे बताइए, ये वाला पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कब चेंज करेगा, इमिग्रेशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से पॉपुलेशन में माइग्रेट करके आएगा, किस पॉपुलेशन में आएगा, बाहर से, कभी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, देखिए एक ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को समझिए, मैं यहां बताने जा रहा हूं, ये वाला देख रहे हैं सब, इस लाइन को समझ लीजिए। देखिए मेनली अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशन में तो बर्थ और डेथ ये 2 मायने रखता है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज करता है, लेकिन कुछ जगहों पर बर्थ का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक जगह है, कोई एक एरिया है जहां पहले से कोई नहीं रह रहा है, कुछ लोग वहां पर आकर के बसना चालू हो गए हुए ना, तो बताइए वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है ना, उनकी बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसके कारण बढ़ रही है, न्यूली क्रिएटेड हैबिटेट, कोई हैबिटेट नया क्रिएट हुआ, एक नया तालाब बनाया गया, एक नया पॉइंट बनाया गया, ठीक, तो उस पॉइंट में जो जीव आएंगे तो वो कहीं से आएंगे ना, कहीं से आएंगे कि नहीं आएंगे, तो न्यूली क्रिएटेड हैबिटेट में जो इंडिविजुअल कहीं से माइग्रेट मूव करके आते हैं, इमिग्रेट करते हैं, तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है, तो उसमें बढ़ने का मुख्य कारण ये होता है ना कि ये पहले आएंगे तब बर्थ होगी ना,
पहले आएंगे, सेटल होंगे, तभी तो उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा, तब बच्चे उत्पन्न होंगे। हाँ, तो मेन कारण क्या है? इमिग्रेशन है ना। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने का कि बर्थ रेट है? बर्थ नहीं है, मेन कारण है इमिग्रेशन, क्योंकि नया एरिया, पहले से कोई नहीं रह रहा था वहां पर, तो न्यूली एरिया में बाहर से कुछ मूव करके इनसाइड एंटर किए, तो ये पहले एडजस्ट करेंगे यहाँ अपने आप को, तब रिप्रोड्यूस करेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने का मेन कारण ये है। ठीक, वहां लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पॉइंट करके लिख लीजिए जो यहाँ लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में। देखिए यहां से इस लाइन को समझ लीजिए। ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन में क्या है? जो नॉर्मली अगर है कंडीशन में पॉपुलेशन डेंसिटी मेनली चेंज किससे होती है? मेनली अफेक्टेड बाय बर्थ एंड डेथ, बर्थ और डेथ से होती है। लेकिन कुछ विशेष कंडीशन में, ठीक है, ड्यूरिंग लिखेंगे, ड्यूरिंग न्यूली क्रिएटेड हैबिटेट, न्यूली क्रिएटेड हैबिटाट में, ठीक, पॉपुलेशन डेंसिटी किससे चेंज होती है? चेंज बाय इमिग्रेशन से। वहां पर ये कोई मायने नहीं रखता बर्थ रेट पर, क्योंकि पहले इमिग्रेट होंगे। और ऐसे ही देखिए एमिग्रेशन जो देख रहे हैं ना, एमिग्रेशन का मतलब पॉपुलेशन में से कुछ इंडिविजुअल का बाहर चले जाना, एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन डेथ से, जैसे ये इमिग्रेशन इसके मुकाबले कहाँ मायने ज्यादा रखता है? इस केस में। इस केस में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने में दो फैक्टर काम करते हैं, एक बर्थ और एक इमिग्रेशन। लेकिन यहाँ मेनली किसका रोल है? मेनली रोल है यहाँ इमिग्रेशन का। ऐसे पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाने में दो चीजों का रोल होता है। किसका? मोर्टेलिटी का और ये। लेकिन कुछ जगहों पर इसका ज्यादा रोल है, कुछ जगहों पर इसका ज्यादा रोल है। ठीक है, लिख सकते हैं एमिग्रेशन, एमिग्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू देन डेथ, डेथ के मुकाबले इमिग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? टू रिड्यूस पॉपुलेशन डेंसिटी। और कहां पर ये होता है? अगर कहीं पर कंपटीशन हो रहा है, कहीं पर ओवर क्राउडिंग हो गई, बहुत भीड़ भाड़ हो गई, ठीक है, महामारी फैल गया या कोई ऐसी प्राकृतिक मतलब ऐसा कोई चीज हो गया, भगदड़ मच गया, वहां से लोग चले गए, तो पहले लोग भागने की कोशिश करते हैं, जो भाग नहीं पाते हैं वो सिलेंडर मर जाते हैं। ठीक है, तो जो अगर चले गए, निकल लिए, तो इमिग्रेशन से घट रही पॉपुलेशन डेंसिटी, ना कि मरने से। समझ में आया? तो कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी किससे घटती है? मेनली इसका रोल होता है, डेथ का मेन रोल नहीं है। ठीक, लिख सकते हैं कहीं ओवर क्राउडिंग अगर हो रही है, ठीक है, ओवर क्राउडिंग है, क्राउडिंग, कहीं पर कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो जो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे वो यहां से स्केप कर जाएंगे। कहीं फूड की कमी हो गई, भोजन की कमी हो गई, तो भोजन जब कम पड़ने लगता है तो जीव क्या है? माइग्रेट कर जाते हैं, वहां से निकल करके भोजन की खोज में कहीं और चले जाते हैं, भोजन को खोजने के लिए उस पॉपुलेशन को छोड़ कर कहीं चले जाते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाती है उस एरिया में। समझ में आ गया? तो ये दो चीजें हैं कि यहां पर डेथ ना होकर के ज्यादा एमिग्रेशन ज्यादा होगा इस केस में। बताइए। स्टेबल पॉपुलेशन, जब बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाएगा तो पॉपुलेशन हो जाएगी स्टेबल, जितने जन्म उतने मृत्यु हो रहा है। ठीक है,
इसी को देखिए, अगर बर्थ प्लस इमिग्रेशन ज्यादा है डेथ प्लस इमिग्रेशन से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। बर्थ प्लस इमिग्रेशन मोर है डेथ प्लस एमिग्रेशन से, ई से, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, बढ़ेगा ना। अरे बढ़ाने वालों की संख्या ये प्लस है ना, यही तो बढ़ाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा, ये घटाते हैं। ये तो प्लस वैल्यू ज्यादा है, माइनस वैल्यू कम है, तो ओवरऑल क्या आएगा? प्लस में आएगा, बढ़ेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। का उल्टा कर देंगे, अगर ये हम एरो इधर कर देंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर यही बराबर हो जाए, बर्थ प्लस आई इक्वल टू बी प्लस ई, तो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगा। अगर बीच में इसकी जगह इक्वल टू का सिंबल लगा दे तो समझ में आया? इक्वल हो जाएगी, स्टेबल चलेगा, फिर ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब आगे है ग्रोथ मॉडल, समझ लीजिए। देखिए ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं। ऐसे में देखिए लिखा ना ग्रोथ मॉडल्स, एक टॉपिक दिया, देखिए। देखिए दो तरीके का ग्रोथ मॉडल है। डज द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक प्रेडिक्टेड पैटर्न, मतलब जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, क्या कोई उसका पैटर्न होता है? कोई कर्व बनता है, कोई ग्राफ बनता है। तो दो तरीके का कर्व बन सकता है, ठीक है। वी हैव कंसर्न अबाउट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम क्रिएटेड इन अवर कंट्री, ठीक। ये सब लिखा गया है। यहां से देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बनेगा और एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बनेगा, ठीक है। तो दो टाइप का आपका ग्रोथ कर्व है। देखिए ग्रोथ मॉडल्स, ग्रोथ मॉडल, ये किसके ग्रोथ मॉडल्स हैं? पॉपुलेशन के, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पहला कौन सा है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, समझ में आया? एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं जे शेप्ड कर्व। यहां पर क्या है? जे शेप्ड कर्व। कैसा आएगा? जे शेप्ड कर्व बनेगा। एक्सपोनेंशियल है और जे शेप, ठीक है। ये वाला ग्रोथ कर्व डायग्राम देख लीजिए तो इस तरीके का बनता। देखिए ये वाला जो रेड कलर का कर्व चल रहा है पॉपुलेशन का, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ये कब बनता है? ये तब बनेगा जब फूड एंड स्पेस क्या होगा? अनलिमिटेड। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? फूड एंड प्लस स्पेस, मतलब कहेंगे रिसोर्सेज। यहां मैं लिख दे रहा हूं इसकी जगह, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज शुड बी अनलिमिटेड, मतलब लिमिटेड नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज का मतलब फूड प्लस स्पेस, खाना और रहना, ये लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तब पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। अरे भाई जब खाना पीना उपलब्ध रहेगा, रहने की जगह रहेगी, तो समस्या क्या है? ठीक। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, मतलब पॉपुलेशन अपने फुल बायोटिक पोटेंशियल से इंक्रीज करेगी। जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी क्षमता, यहां लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, इंक्रीज बाय इट्स फुल बायोटिक पोटेंशियल। फुल बायोटिक पोटेंशियल से पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। हर जीव मैक्सिमम जितने ऑफस्प्रिंग बना सकता है उतने बनाएगा, समझ में आया? क्योंकि भोजन पूरा उपलब्ध है। देखिए रिसोर्सेज फूड एंड स्पेस इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन।
मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक तो फूड होना चाहिए, भोजन, और एक रहने की जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूरी चीज है। When resources in the habitat are unlimited, resources क्या है? अनलिमिटेड है, अथाह रिसोर्सेज हैं। ठीक, each species has ability to realize full its innate potential, हर स्पीसीज अपना भरपूर मतलब पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस करती है, जितना वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, जितनी उसकी क्षमता है उतने वो बच्चे बनाती है। ठीक, देखा ना, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, और अपनी संख्या को बढ़ाती है। As Darwin observed while developing his theory of the natural selection, जैसे डार्विन ने ऑब्जर्व किया था। देन द पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होगा? जो कर्व बनेगा वो एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा। देखिए, एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व। ठीक, ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रोथ इंक्रीज करती है। अब इसकी एक इक्वेशन देखिए, पॉपुलेशन साइज को एन से दिखाते हैं, ये सब हो गया, ये सब बता रहा है। ये इसका कर्व देख रहे हैं, ये कर्व, तो इसका जो कर्व बनता है वो इस पर निशान लगा लीजिएगा। ये वाला जो कर्व वो किसका है? ये एक्सपोनेंशियल है या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व। इसमें दो कर्व बना है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो जे शेप का दिखाई दे रहा है आपको, कैसा दिख रहा है? ये देखिए जे शेप में। इस साइड पे क्या ले रहे हैं हम? टाइम। इस साइड पे क्या ले रहे हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखिए इस कर्व को यहाँ देख लीजिए, ये इस तरीके से बना हुआ है। ये मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा उस स्पीड में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। टाइम इंक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ऊपर चल रही है, ऊपर की साइड में। तो ये कर्व किधर चल रहा है? ये कर्व ऊपर की साइड में देख रहे हैं ना, चल रहा है, किधर जा रहा है? ऊपर। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा, उसके कंपैरिजन में कर्व पॉपुलेशन डेंसिटी को तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कर्व ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहा है। जितना टाइम नहीं बढ़ रहा, उसके कंपैरिजन में ये ऊपर ज्यादा तेजी से जा रहा है। ठीक, ये जे शेप का है। इंग्लिश का जो जे लेटर होता है इस तरीके से है, उस शेप में कर्व देखा जाता है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व। इसकी जो इक्वेशन होती है वो किस तरीके से है? वही लिखा, देखिए, dn बाई डी टू इक्वल टू बी माइनस के डी मल्टीप्लाई आर। ठीक, समझ में आया? तो dn बाई डी टी क्या है? ये पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम टी है, टी टाइम पर, और n क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी है। b माइनस के डी क्या है? बर्थ और डेथ, क्योंकि पॉपुलेशन के घटने और बढ़ने में मेनली किसका रोल होता है? बर्थ और डेथ का। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन तो विशेष परिस्थितियों में काम करते हैं ना। अगर नॉर्मली कहा जाए जनरली कि पॉपुलेशन बढ़ता और बढ़ती घटती किससे है, तो चारों फैक्टर में से दो ही फैक्टर मेनली काम करते हैं, बर्थ और डेथ नॉर्मली। इसलिए लिखा गया है कि कितने बर्थ हुई, कितनी डेथ। अगर मान लीजिए कि 100 बर्थ हुई और कितने लोग मर गए? 40 लोग मर गए, तो बचे कितने? 60 लोग बचे। और शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में मान लीजिए 100 थे, तो स्टार्टिंग का 100 और 100 बर्थ हुई, 40 उसमें से माइनस कर दिए तो बचे 60, तो 60 बढ़ गए ओवरऑल देखा जाएगा तो। बड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी ना, शुरुआत में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा ये। ठीक, तो यहां मल्टीप्लाई किया था बी माइनस के डी, और बी माइनस के डी क्या है? आर है। बी माइनस की बी मीन्स बर्थ रेट और डी क्या है? डेथ रेट। बर्थ में से डेथ को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आर। ये आर प्लस भी हो सकता है माइनस। तो आर जो लिखा है वो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, इसको यहां से अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मतलब किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, किस रेट से इंक्रीज कर रही है। जितनी ज्यादा बर्थ होगी, बी की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, ठीक, वो आर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा है। समझ में आ रहा ना? यहाँ बी अगर ज्यादा है तो ये जब माइनस करेंगे तो अगर ये ज्यादा रहेगा बी, तो आर की वैल्यू क्या है? क्योंकि आर बी माइनस के डी इक्वल टू क्या है?
आर है ना, तो आर यही चीज है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसी को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल है, बायोटिक पोटेंशियल इसी को कहते हैं। या जो एक पीछे टर्म यूज किया गया था ना, इनलेट, क्या यूज किया गया था, वो यही चीज बताता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी शुरू में कितनी है ये मायने नहीं रखता है, कितनी घटी कितनी बढ़ी ये मायने रखता है। ठीक है भाई, जितनी पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में, और उसमें ये देखा जाता है कितनी बर्थ हो गई कितनी डेथ हो गई। तो बर्थ और डेथ अगर कम ज्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन ये dn/dt ये चेंज होगा। ये आर से डिसाइड होता है, क्योंकि एन तो फिक्स है ना, एन की वैल्यू तो जो है वो है ही है, मेन चेंज कौन हो रहा है, बर्थ और डेथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, लिखा है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हो गया। अब देखिए आर की वैल्यू इसको रख लीजिएगा, नॉर्वे रैट जो है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द आर फॉर द नॉर्वे रैट, नॉर्वे में जो रैट है उनकी कितनी है, 0.015 है। फॉर द फ्लोर बीटा जो होता है उसके लिए ये वैल्यू है। ठीक, और इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए आर की वैल्यू कितनी, 1981 में इंडिया में आर की वैल्यू जो ह्यूमन का पॉपुलेशन के लिए निकाली गई थी वो 0.025 थी, इंडिया में था ह्यूमन की पॉपुलेशन की आर वैल्यू। समझ में आए? 3 वैल्यू याद रखिए, ये हो गया। और इसी इक्वेशन को अगर क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये dn/dt और g माइनस के डी मल्टीप्लाई n, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये n t = n नॉट e की पावर rt है। समझ में आया? इंटीग्रेशन से निकाली गई, देख लिखा है इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन का इंटीग्रेशन फॉर्म दिया है, ठीक, ये वाला। और वही सेम चीज है एन टी पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम टी एन 0 इनिशियल पर आर है, वही चीज है जो यहां बताया ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, किस रेट में इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, रेट क्या है, और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, और उसकी वैल्यू है 2.71828। समझ में आया? अब एक कहानी बहुत अच्छी लिखी गई है, इसमें देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, यहां से देखिए पढ़िएगा, थोड़ा सा मैं आपको यही समझा रहा हूं। ये देखिए इस कर्व को, ये जो कर्व आप देख रहे हैं ना, ये वाला जे शेप कर्व, जे शेप कर्व क्या बताता है, ये बताता है कि इस धरती पर अगर फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो जाए तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो पॉपुलेशन बढ़ेगा तेजी से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नेचर में ये कर्व फॉलो नहीं होता, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में फॉलो होता है। बताएंगे ये वाला कर्व कब फॉलो होता है, ये शेप कर्व कब देखने को मिलता है? क्या इस धरती पर फूड स्पेस अनलिमिटेड नहीं है, तो ये कर्व कब देखने को मिलेगा, बताइए, बोलिए। हेलो, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो एक सेकंड, वहां आप जो है कहां पर हैं? हाँ, तो देखिए, हाँ बताएंगे कब फॉलो होता है ये वाला कर्व? ये रेनी सीजन में फॉलो होता है। बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगस की जो ग्रोथ होती है बरसात के मौसम में, क्या होता है, जब बारिश होती है तो जो कीड़े मकोड़े जितने हैं, इंसेक्ट जितने माइक्रोब है, जितने बैक्टीरिया है, वो पूरे रात आपको दिखाई दे जाएंगे इधर उधर। फंगस जगह जगह ग्रो करता दिखाई दे जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि उस समय कंडीशन उनके लिए अनलिमिटेड हो जाती है, लेकिन वो कंडीशन शॉर्ट टाइम।
समझ में आया? फूड स्पेस अनलिमिटेड होता है लेकिन हमेशा कहीं नहीं होता है। रेनी सीजन में ये कर्व बनता है बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए, इसलिए बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो इसी कर्व को समझाती है। एक स्टोरी दी है कि एक था, पढ़े ना, एक राजा और एक मंत्री था। उनमें एक बार क्या लगा, सर लग जाती तो राजा बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं चर्च को जीत जाऊंगा। मंत्री मेरा कहता है वो जीत नहीं पाएगा, हम जीतेंगे। तो लेकिन मंत्री ने एक शर्त रखा कि अगर मैं चर्च को जीत गया, मंत्री ने शर्त रखी, राजा का ठीक है तो कोई भी शर्त रख लो, मैं तुम्हारी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ, नहीं ना, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, ठीक है। तो उसने एक ऐसी शर्त रखी, उसने कहा कि चेस का बोर्ड बोलता है, उसमें 64 स्क्वायर होते हैं, कितने होते हैं? 64 खाने। उसने कहा कि कुछ नहीं करना, शर्त बहुत छोटी चीज है। तो उसने कहा आपको अनाज के दाने रखने हैं, ठीक है, गेहूं का दाना रखना है। जो चेस होता है, इसका बोर्ड 64 खाने का होता है, ये 64 स्क्वायर का। मंत्री ने कहा राजा से कि इसमें आपको गेहूं के दाने रखने हैं और इस हिसाब से रखने हैं। कहता है कि पहले खाने में एक रखिएगा और अगले खाने में उसका डबल, उसका अगले खाने में उसका डबल, मतलब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 और यहाँ 16, ऐसे 64 खाने में रखने हैं। राजा का वही समझता नहीं है, हमारे पास बहुत सारा अनाज है, ये तो छोटी सी चीज है, चालू करके तो राजा हार गया ना। तो जब हार गया तो उसने कहा लाइए रखते, भाई आपकी सब कुछ जैसे रखने लग गया तो अनाज के दाने से रखना चालू कर दिया, जैसे ही आधा 20 स्क्वायर भी भरे, उसके साम्राज्य में जितना, जिसके किंगडम में जितना अनाज था सब खत्म हो गया। उसने शर्तें ऐसे रखी कि राजा को समझ नहीं पाया, तो ऐसा क्या है, क्यों ऐसा हुआ? ज्यादा अनाज खत्म हो गया लेकिन वो चौबीस दाने नहीं बढ़ पाया उससे, क्योंकि उसने कहा था कि पहले चीज रखनी और उसका डबल यहाँ, उसका डबल यहाँ 1 रखा, यहाँ 2, यहाँ 4, मतलब जस्ट उसमें मल्टीप्लाई टर्म में रखी, क्योंकि पावर यन के टर्म में, क्योंकि पावर यन, क्योंकि पावर 64 सारे भरने हैं, 1 का 2, 2 का 4, पावर 64 आप निकाल लीजिए, मिलियन आएगा। मिलियन दाने कहाँ से लेके आएगा ना? इसलिए वो वही चीज समझा रहा कि इसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे तो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक एक ही चीज होती है। पॉपुलेशन यहाँ ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियल कर रही है, या ज्योमेट्रिक फैशन होते हैं इसको। इसमें कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन ध्यान रखना भी है। इसमें आप बोलेंगे ये कर्व होता है अनलिमिटेड फोर्स और स्पेस का होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक का एक्सपोनेंशियल होते हैं। इसमें इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है, तब क्या क्या चीज है, ये आर क्या है, मैंने कुछ आर की वैल्यू को रख करके प्रोडक्टिविटी का दूसरी बात की एनालिसिस पर बात करेंगे। फिर दूसरा का कौन सा है? ये सिग्माइड का, ठीक है। सेकंड का आप देखते हैं कौन सा है? सिग्माइड का। सेकंड है सिग्मॉइड का या लॉजिस्टिक ग्रोथ का, लॉजिस्टिक ग्रोथ का पूरा नाम क्या है इसका? वर्कहॉर्स फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, पढ़ लीजिए, लिखा है वर्कहॉर्स फॉर लॉजिस्टिक। और साइंटिस्ट के नाम पर है, जो नाम लिखे गए देख रहे हैं आप ना बुक में, जो नाम लिखा हुआ है, इसमें नाम देखिए, मैं दौड़ के बता दे रहा हूँ आपको। वर्कहॉर्स पर्ल, ये साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है वर्कहॉर्स, दूसरे साइंटिस्ट क्या है? पर्ल। ये इक्वेशन के सामने लिखा है, ये इक्वेशन के सामने लिखा है, नाम पढ़िए वर्कहॉर्स पर्ल, पूरा नाम, ये साइंटिस्ट है, ये भी है।
इन दोनों के नाम पर इस ग्रोथ कर्व का नाम पड़ा है। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कब फॉलो होता है? जो ग्रोथ कर्व है ये वाला लॉजिस्टिक वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ये कब फॉलो होगा? जब फूड और स्पेस लिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? फूड एंड स्पेस क्या होना चाहिए? लिमिटेड। और नेचर में यही होता है, नेचर में यही पॉपुलेशन का कर्व फॉलो होता है, क्योंकि फूड और स्पेस लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं होता। तो जाहिर सी बात है, जब फूड और स्पेस लिमिटेड होगा ना, तो बड़ी लो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक नेचर एट अनलिमिटेड रिसोर्सेज। कोई पॉपुलेशन धरती पर ऐसी नहीं है जिसके लिए फूड और स्पेस क्या हो? अनलिमिटेड हो। ठीक है, इस लीड्स टू द कंपटीशन। क्योंकि अगर फूड और स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा नहीं। अगर फूड और स्पेस बढ़ जाए तो कंपटीशन कभी नहीं होगा है ना, खाना दो हो जाए तो कौन अड़ेगा नहीं होगा, नहीं ना। वो कब होता है? जब क्राइसिस होती है, खाने की क्राइसिस करने की होती है। फिर फूड और स्पेस जब लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कंपटीशन होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज लिमिट है, उन्हीं के लिए क्या होता है? कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में कौन सर्वाइव करेगा? जो फिट होगा। राजनीति है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिट इंडिविजुअल होगा तो अपने आप को टफ करा देगा, वो सर्वाइव करेगा, नहीं कर पाएगा स्टार्ट। ठीक है, कंपटीशन में अपने आप को क्या करना पड़ता है? सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ से इसकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन dn by dt is equal to rp minus kn upon कंपटीशन। उसमें कंपटीशन नहीं होगा जब तक फूड और स्पेस अनलिमिटेड है, उस समय कंपटीशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है कि बैक्टीरिया में ग्रोथ कौन सी होती है? वही वाली। तो क्या बैक्टीरिया अनलिमिटेड ग्रोथ करती है? बारिश का मौसम के बाद जो रेनी सीजन हमेशा थोड़ी ना रहता है, थोड़े समय के लिए। तो उसके बाद जब मौसम चेंज होगा तो माइक्रोब है, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट है, सब धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, पॉपुलेशन क्रैश हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ अनुसार ग्राफ इस तरीके से ये टाइम है, पढ़ने का है पॉपुलेशन डेंसिटी, और इस तरीके से चलेगा। ये जहां से लेकर के जहां तक केंद्र आपके लिए ये इसको बोलते हैं लैग फेज। ये है लैग फेज, ये है नहां से लेकर के नहां तक के फेज को बोलते हैं लॉग फेज। लॉग फेज ये लैग है, ये लॉग है। और जहां से लेकर के नहां है फेज ऑफ डिक्लाइनिंग, फेज ऑफ डिक्लेरेशन, ये बात यहाँ डिक्लाइनिंग फेज ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन घटेगी। और ये है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल या कांस्टेंट कांस्टेंट के लिए इसे फोर्स के एक दो तीन चार अवस्थाएं होती है। देखिए इस कर्व में आपको कितने स्टेज मिलेंगी? 4 स्टेज मिलेंगे। ठीक है, और 4 स्टेज देखिए बनाया गया है। डिक्लेरेशन फेज इसी को बोलते हैं, जैसे कहीं पर पॉपुलेशन तुरंत बढ़ना स्टार्ट नहीं होता, कोई एक नई जगह, ठीक है, या कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो पॉपुलेशन शुरुआत में तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन यहाँ से कर्व जो है अलग धीरे धीरे अचानक ऐसे नहीं होती जाता। यहाँ से कर्व कैसे चल रहा है? धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इधर बढ़ेगी ना,
टाइम जो है बड़े पॉपुलेशन डेंसिटी अगर कम रहती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, कम सीधा हो जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ रही क्योंकि कर्व ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ये कर्व थोड़ा सा ऊपर गया है, बढ़ रही है लेकिन ये धीरे ये लैग है, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत स्लो स्पीड से बढ़ उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी पीछे बढ़ती है, लेकिन जहाँ से यहाँ तक ये कर्व कुछ ऐसे चलता है, पिछला वाला कर्व याद आ रहा है, अरे उसको देखने से पिछला वाला कर्व ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, लॉग केस क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल केस बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल केस क्योंकि इस वाली केस में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, जैसे पिछले वाले में कर रही है, यहाँ एक्सपोनेंशियल तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लंबे समय तक तो इंक्रीज करती नहीं है, एक समय ऐसा आएगा जब खाना भोजन कम पड़ने लगेगा तो उसके बाद क्या होगा, अब भोजन कम खाइए, स्पेस लिमिटेड हो रहे हैं, स्पेस लिमिटेड हो रहे हैं तो यहाँ से देखें कर्व डाउन हो रहा है ना, फेज ऑफ डिक्लेरेशन हो रहा है इस तरीके से, और आगे जाकर के ये स्टेबल पॉपुलेशन मतलब ये कर्व ऊपर नहीं जा रहा है, कांस्टेंट पॉपुलेशन डेंसिटी इसी को बोलते हैं एसिम्प्टोट, क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट बोला जाता है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी अब नहीं बढ़ेगा। इसका एक इक्वेशन लिखा गया देखिए, अब इसमें एक चीज समझ लीजिए, ये तो इक्वेशन देखिए गिवन साइड इज r n p minus n upon k, n क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी एट दैट टाइम की, r क्या है वही नेट इंट्रिंसिक रेट कुछ स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, नेचुरल इंक्रीज ऑफ रेट बाय डिफरेंशियल इज इक्वल टू ये क्या है कैरिंग एक्शन इसी एरिया में कितने लोग रह सकते हैं, कमरे में कितने लोग रह सकते हैं बिना किसी समस्या के, समस्या ना हो तो पहले जाता है ना हो कि लोगों को समस्या हो जाए, आराम से कितने लोग रह सकते हैं किसी एरिया में, वो है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब पॉपुलेशन की मैक्सिमम इंडिविजुअल को रखने की क्षमता कितनी है, जैसे ट्रेन में ना अगर ऊपर बैठ जाते हैं ना, बोर्डिंग होना चाहिए आराम से कितने लोग बैठे होंगे, कंफर्टेबल जोन में कितने लोग हैं, वही होता है कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंडिविजुअल that can be sustained by a population, population जिसको सस्टेन कर सके, ये बोला जाता है, जिसका केवल पहले कहां है, जो आपका सर्वे कहां है, इसमें चिंता नहीं कहां से कहां तक, तो ये कर्व देखिए इसके बाद में सीधा चल रहा है तो ऊपर नहीं गया, नहीं गया तो इसके ऊपर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ रही, मैक्सिमम नहीं हो रही ना, यहाँ से नीचे से यहाँ से काउंट करेंगे तक ये कर्व इसके ऊपर नहीं गया, मतलब मैक्स मैटर कराइए, ये जो वैल्यू आएगी पॉपुलेशन डेंसिटी की कमी है कर्व मैटर होगा, यही वैल्यू है, इसकी कोई के है जिस प्रकार की कोई के नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसमें केस क्योंकि मैक्सिमम इतना ही हो जाता है, इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर के की वैल्यू दिया, अच्छा एक चीज कुछ मैं थोड़ा समझने वाली चीज समझ लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी जो पीडी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी ये कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी नेवर एक्सीड डेंसिटी, यह हमेशा के से कम ही है, बराबर भी हो सकती है, ठीक है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन ये कभी ज्यादा नहीं हो सकती, पॉपुलेशन डेंसिटी क्षमता से ज्यादा नहीं होगी, जितनी क्षमता है पॉपुलेशन में इंडिविजुअल को रहने की उससे ज्यादा कभी लोग वहां रह नहीं सकते,
ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी नेवर एक्सीड देन कैरिंग कैपेसिटी नोट कर लीजिएगा, मान लिया कैपेसिटी नोट कर लीजिए, नेवर एक्सीड पॉपुलेशन डेंसिटी कभी के से ऊपर नहीं निकल सकती। और के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस चीज पर निर्भर हो सकती है, देखिए कुछ चीजों पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है, साइज ऑफ हैबिटेट, लाइफ स्पैन पर डिपेंड करती है, नोट कर लीजिएगा। के डिपेंड्स ऑन कैरिंग कैपेसिटी, क्षमता कितनी होगी, पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल को रखने की क्षमता कितनी होगी, इस चीज पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ इंडिविजुअल, साइज ऑफ इंडिविजुअल। अगर छोटे छोटे लोग होंगे तो ज्यादा लोग रख सकते हैं, किसी पॉपुलेशन में नहीं रह सकते, बड़े बड़े लोग होंगे तो कम रहेंगे, तो कितने लोग रहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी अगर छोटे छोटे हैं तो ज्यादा संख्या हो सकते हैं, मतलब कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो साइज पर डिपेंड करता है, अगर साइज क्या है लो है, अगर साइज क्या है लो है तो पॉपुलेशन क्या होगी, और हो जाएगी, आयु जाएगी, ज्यादा लोग रहेंगे इसमें, और साइज बड़ा है तो दूरी घट जाएगा, तो साइज पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल, जीवन काल कितना है, ठीक है, अगर लाइफ स्पैन क्या है ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है, समझिए, जीवन काल जब बहुत बड़ा होता है तो पीढ़ी जो हो जाएगा वो पॉपुलेशन डेंसिटी घट जाएगी, और जब कम रहेगा तो जल्दी जल्दी वो बच्चे उत्पन्न करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसका लाइफ स्पैन कम होता है वो उसमें रिप्रोडक्शन का टाइम भी क्या हो जाता है, कम, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करता है। जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है, इक्वलाई मल्टीप्लाई करता ना, इसलिए उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और तीसरी चीज है साइज ऑफ द हैबिटेट, इसकी जगह बढ़ती है, साइज ऑफ हैबिटेट, अगर हैबिटेट की जगह बहुत बड़ी है, कमरा बहुत बड़ा है तो कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग रह सकते हैं उसमें, हैबिटेट का साइज छोटा है तो कैरिंग कैपेसिटी कम, साइज ऑफ हैबिटेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि साइज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लाइफ स्पैन डायरेक्टली इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो लाइफ स्पैन ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम, और कम तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, दो चीजों में इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो ग्रोथ का, ये पॉपुलेशन क्या है, वो एक सिंगल इंडिविजुअल की ग्रोथ का है, और ये पॉपुलेशन का ग्रोथ करता है, वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ करता है। सही बात, हाँ, इकोसिस्टम अगले चैप्टर में, क्यों परेशान, इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी, सबसे छोटा इकोसिस्टम बताओ जी, रेन ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है, सबसे छोटा से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है, और ओशियन सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, क्योंकि इकोसिस्टम में बायोटिक भी होता है और एबायोटिक, पानी की एक बूंद है, माइक्रो भी है, माइक्रोबायोटिक हो गया, और नॉन लिविंग में एबायोटिक में टेम्परेचर है, एयर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, सब आ गया, ठीक। कैरिंग कैपेसिटी कभी जीरो हो सकती है, बताइए,
नहीं जीरो हो सकती है, ये के कभी जीरो हो सकता है, हो सकता है। कैसे बताइए? समुद्र में अगर कहा जाए एलिफेंट की करंट कैपेसिटी कितनी होगी? एलिफेंट समुद्र में रहता ही नहीं है, जब रहता ही नहीं है तो जीरो हो जाएगी। समुद्र में एलिफेंट नहीं रहता है, उसकी करंट कैपेसिटी जीरो हो सकती है, समझे? और हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा होगी, कभी पॉपुलेशन डेंसिटी से कम नहीं होगी करंट कैपेसिटी, याद बराबर हो सकती है। में जितनी क्षमता है उससे ज्यादा लोग कभी रहेंगे नहीं, मतलब क्षमता को बोलते हैं के, क्षमता को क्या बोलते हैं के, और जितने लोग रहते हैं वो है पीढ़ी, तो कभी क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कभी जो है के से हाई नहीं हो सकती, के से कम ही रहेगी, और बराबर हो सकती है, जितनी क्षमता उतने लोग रह रहे हैं, पीढ़ी बराबर हो सकता है, और के जीरो भी हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया केस। और एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर जो के लिखा हुआ है एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, इक्वेशन देख रहे हैं रियल बाय डिग्री का आर एन, अगर मान लीजिए के और एन बराबर होता है, के और एन बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? के और एन बराबर हो सकता है ना, जितना कैरिंग कैपेसिटी है उतने ही क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो सभी बराबर हो जाएगा, तो dn by dt rn और p और n बराबर हो गया, तो दोनों n बराबर 0, 0 by dt कितना हो गया 0, तो भाई 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0, dn by dt कितना आ गया ये 0, याद रखिए अगर k और n बराबर तो dn by dt 0 होता है, नोट करें। और अगर n बहुत कम है k से, ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता, अभी मैंने बताया पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा कम होती है, किससे से, मेरा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है यंग, भाई दो इस वाले टर्म में दो केस बनता है, याद रखिए मेरे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पर दोनों केस में लिख रहा हूं, मैं दोनों केस लिख रहा हूं, यहां पर इस टर्म में दो केस बनेगा, केस 1 क्या है, यहाँ पर केस 1 का केस 1 अगर पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू मैं जल्दी लिख रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बोलते हैं यानी इक्वल टू अगर केस है मान लीजिए तो तभी है, यहाँ पर डिवीजन क्वांटिटी इसका क्या हो जाएगा 3 का आप लिखिए, और अगर n दूसरा केस हो सकता है केस 2 n बहुत कम हो गया, भाई देखिए जन कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, क्षमता ये है, क्षमता से ज्यादा लोग अलग कभी नहीं हो सकते हैं, जन तो बराबर होगा या कम होगा, लेकिन अगर बहुत कम जन हो गया, इस कमरे में 100 लोगों की क्षमता है, 2 लोग बैठे हैं, तो कौन दो को नेगलेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं, छोड़ सकते, जीरो कर सकते हैं, तो ये है तो नेगलेक्ट किया जा सकता है, जीरो माना जा सकता है, मतलब जीरो रियल राइट ये होगा आपका पिछला वाला हो गया ना, पिछला वाला क्वेश्चन क्या थी, ये देखते हैं ना, मतलब पूछा जाता है कि ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ तरंग है ये कब केस में बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, किस केस में बनेगा, तो जब n बहुत कम रहेगा ये वाला कर्व इसी तरीके से, ये वाला कर्व इसी तरीके से हो जाएगा, मतलब ये एक्सपोनेंशियल की तरीके से क्रिएट करेगा तब जब n बहुत कम होता है, तो n को निगेट कर देंगे, इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन ये वाली को बात करेंगे ना, ये इक्वेशन में भाई वरना ये लॉजिस्टिक ग्रुप का फर्स्ट जो है एक्सपोनेंशियल की तरीके से क्रिएट करेगा तब n बहुत कम, ठीक, और जीरो का होगा जब यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये dn by dt आ जाएगा जीरो, दो केस, हाँ केस से ज्यादा पीडी कभी नहीं होगा,
वो नहीं कह रहे हैं, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एन बहुत कम हो गया, एन तो कम हो, देखिए ये हमेशा कम होता है, पर यह हमेशा कम होता है। यन कभी क्षमता से ज्यादा हो ही नहीं सकता, यन कम होगा, लेकिन अगर इतना कम हो गया बहुत ज्यादा तो जीरो मानेंगे ना, तो जब जीरो मानेंगे तो जीरो रखेंगे तो आपको आ जाएगा ये वापस है, तो ये कर्व कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल मान लिया जाएगा, क्योंकि उस पर एक क्वेश्चन आती है, समझ में आ रहा है, इसमें दो केस है। और वैसे भी इसमें एक्सपोनेंशियल का कहा जाए यहाँ पर इस वाले है, कहाँ ये वाली क्वेश्चन वाले है, यहाँ से यहाँ तक का कर्व चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कर्व एक्सपोनेंशियल चल रहा है, यहाँ से यहाँ पे कौन सी क्वेश्चन फॉलो हो रही है, ये बड़ी ऊपर वाली चल रही है क्वेश्चन, उस वाले कर्व, ठीक। और कुछ बताइए। तो अगला टॉपिक है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन दिया है, ठीक। और उसके बाद में ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना। अभी मंडे को चलेगा, ये कल बंद है, एग्जाम है, हाँ प्रोडक्ट ऑपरेशन, हाँ एक है म्यूचुअलिज्म, एक है प्रोडक्ट ऑपरेशन। प्रोडक्ट ऑपरेशन ये है, जैसे म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशीज दोनों के दूसरे को फायदा होता है, दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट ऑपरेशन में दोनों साथ रहना जरूरी नहीं है। जैसे नहीं, जैसे मगरमच्छ नहीं, जैसे कोई जानवर चल रहा है, उसके ऊपर कौवा बैठा है, दोनों को फायदा। जो क्रो है वो इंसेक्ट को उसकी पीठ से कीड़े खा रहा है, उसको फायदा मिल रहा है क्रो को, और उस जानवर को क्या फायदा मिल रहा है, उसके शरीर से धुएं निकाले जा रहे हैं, उसको फायदा मिल रहा है, धुओं से छुटकारा मिल रहा है, दोनों को फायदा है। लेकिन क्रो बिना उस जानवर के रह सकता कि नहीं रह सकता? रह सकता है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा उसकी पीठ पे टहलता ही रहेगा, साथ रहना जरूरी नहीं है। जो है प्रोडक्ट ऑपरेशन नहीं, हाँ ओल्ड में भी नहीं था ये है, मतलब सिलेबस में नहीं है। हाँ प्रोडक्ट ऑपरेशन नहीं, तो उसमें चिड़िया को फायदा है, वहां मगरमच्छ को भी फायदा, हाँ दोनों को। उसके मगरमच्छ के मुंह से जोंक को निकाल करके चिड़िया वो जो है खा रहा है कोई जानवर, तो उसमें दोनों को, चिड़िया को भी फायदा मिल रहा है, उसको जोंक से छुटकारा मिल रहा है, लीच से। ये भी प्रोडक्ट ऑपरेशन है, ये भी उसी में आता है। हाँ हाँ म्यूचुअलिज्म दिया हुआ। तो मंडे को चलेगा, 2 दिन यहाँ है एग्जाम, ठीक। पुलिस भर्ती का ऑफ कर दीजिए, बंद कर दो इसको, कल ऑफ।